हेलो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं फिर से। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पिछली बार पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आशा करता हूँ सबको ऑपरेटिंग समझ में आ गया होगा। जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स पे हमको बता सकता है। मैं उस दिक्कत को तुरंत की तुरंत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि ऑपरेटिंग के बाद अगर अच्छा कॉन्सेप्ट किसी में लगता है वो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इसलिए है क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ देती हैं। उन चीज़ों पे ज़रा फोकस करेंगे आज, उनको बेस्ट करके तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की, यानी इन्वेस्टिंग की बात करें यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे भी है तो इनफ्लो आउटफ्लो की बात हो रही है, कैश का इनफ्लो का कैश का आउटफ्लो। लेकिन बिजनेस जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो बिजनेस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है या किस फॉर्म में इन्वेस्ट करता है। तो बिजनेस दो फॉर्म में इन्वेस्ट करता है। पहला कि इन्वेस्टमेंट इन अदर सोर्सेस। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन अदर सोर्सेस। ठीक है, और दूसरा है, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट इन अदर सोर्सेस मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, अदर इन्वेस्टमेंट इन अदर सोर्सेस। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। ठीक, अदर सोर्सेज और एसेट्स की बात हो रही थी। अब देखो अदर सोर्सेज का मतलब कहाँ पे, किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर में आपने पैसा लगाया हो, अदर सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में आपने पैसा लगाया होगा। ठीक है ना, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो, शेयर डिबेंचर एफडी या आरडी कहीं पे भी इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर परचेजिंग ऑफ एसेट और सेलिंग ऑफ एसेट। मेनली तो सेकंड इन्वेस्टमेंट आपका परचेजिंग ऑफ एसेट होता है। ठीक है, लेकिन अब उस एसेट को आप सेल भी करते हो, तो मेनली इन दोनों की सोर्स के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में। अब कभी कभी क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट जब दूसरे किसी सोर्स में करते हो या किसी कंपनी में करते हो या कहीं बैंक में एफडी कराते हो, कुछ भी कराते हो एज अ बिजनेस, तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो पैसा बिजनेस से जा रहा होता है यानी आउटफ्लो। ठीक, और वहीं जब आप सेल कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का, तो इनफ्लो हो जाता है। सेम चीज एसेट के साथ भी वही है। ठीक है ना, अदर सोर्सेज हो चाहे एसेट हो, एसेट जब परचेज करते हो तो आउटफ्लो और जब एसेट को सेल करते हो तो इनफ्लो। ठीक, यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी हुई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब जितने हैं। ठीक है ना, और प्लस ये और इंक्लूड क्या करता है, वो एसेट्स यानी सेल एंड परचेज ऑफ आइटम दैट आर नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी जो भी एसेट का सेल एंड परचेज हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या आउटफ्लो क्या इनफ्लो होता है। तो अब ये देख लीजिए, जो रिसिट्स है वो आपकी क्या होती है, इनफ्लोज होती हैं, और जो पेमेंट आप करते हो वो आपके लिए आउटफ्लोज होती है। सिंपल सी बात, पेमेंट कब करोगे, जब एसेट्स को एक्वायर करोगे, चाहे वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे आप कोई एसेट खरीद रहे हो, दोनों ही आपके लिए क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, पेमेंट हो रही है। और वहीं जब आप एसेट सेल करते हो तो आपके लिए क्या है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, यानी इन्वेस्टिंग, यानी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि कब आउटफ्लो है कब इनफ्लो, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आउटफ्लो इनफ्लो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो फिर इन चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, शेयर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना या शेयर डिबेंचर को सेल करना। ठीक है ना, शेयर डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट यानी किसी और कंपनी के शेयर डिबेंचर्स पे पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, और कहीं किसी और कंपनी के शेयर डिबेंचर्स जब आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था उनको आज सेल आउट कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए इनफ्लो बन जाएगा। ठीक, तो इनफ्लो आउटफ्लो यही चीज़ें हैं। ये आपका इन्वेस्ट, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो ढंग से आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लगभग लगभग कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं, अब ये आपका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मेट।
ऑपरेटिंग के बाद बनता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। और इन्वेस्टिंग में क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो रिसीव करते हो, ये सब इनफ्लोज हैं। ये सारे इनफ्लोज हैं आपके, डिविडेंड रिसीव्ड, आउट रेंट रिसीव्ड, ये सब इनफ्लोज हैं। आउटफ्लोज क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो ये सब आपके लिए आउटफ्लोज है। इनफ्लोज आउटफ्लोज का एडजस्टमेंट करेंगे तो जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका ब्रैकेट यानी सिंपल सी बात सिंपल दिखा देंगे, और अगर नेगेटिव आएगा यानी कैश फ्लो यूज होगा यानी और पैसा यूज हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो नेगेटिव में शो होगा। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा पॉइंट क्लियर नहीं, फॉर्मेट बहुत ईजी है। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन लगा के देखते हैं, उस क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन की जब बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ, जैसे सत्यम लिमिटेड है, एक कंपनी है जिसके पास, अब देखिए सिंपल सी चीज़, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है ना। आपको मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, 1 अप्रैल को इतना था, मशीनरी का बैलेंस 31 मार्च को इतना था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एक्यूमुलेटेड, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट का मतलब कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट का मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। और जब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ कलेक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है डेप्रिसिएशन का। कलेक्शन किसका हो रहा है, डेप्रिसिएशन का, ठीक। कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन हम हर साल कलेक्ट करते रहते हैं, उसको हम मशीनरी पे चार्ज नहीं करते, हर साल इकट्ठा करके रखते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी का एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसी का दूसरा नाम है प्रोविजन, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोविजन आ गया तो सर ये प्रोविजन की नया पहली बार सुना है, नहीं, प्रोविजन का ही दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड है, ठीक। इसी को दूसरा बोलते हैं क्या, प्रोविजन, ठीक, इसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस आपको 25,000 दिया है, क्लोजिंग बैलेंस आपको 15,000 दिया है। ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के बीच में एक मशीन है जिसकी कॉस्ट, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट, याद रखिए कॉस्ट का मतलब जितने में परचेज की थी 25,000, जिसपे अब तक का डेप्रिसिएशन जो कलेक्ट हो चुका है वो 15,000 है, उसको बेच रहे हैं कितने में, 13,000 में, ठीक है। उसको कितने में सेल कर रहे हैं, 13,000 में सेल कर रहे हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2000, अच्छा यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है आपका, ठीक, उसको हम कितने में सेल कर रहे हैं, 13,000 में सेल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पॉइंट चेंज हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, कि हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं जरा फटाफट मशीनरी का, फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। या देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट को भी, इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को थी आपकी 30,000, और वहीं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,00,000 रुपीज थी। अब यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट दिया है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000 वर सोल्ड फॉर ₹40,000। 30,000 के इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी उसको हमने कितने में सेल किया, 40,000 में सेल किया एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे दे दिया गया साफ साफ कि एंड में बेचा है, ठीक। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट पे 10% पर एनम के हिसाब से। तो पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं मशीनरी का, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो जरा मशीनरी वाला काम करना शुरू करते हैं। मशीनरी के लिए आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से काम करिएगा। पहला अकाउंट आपका बनेगा मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट। अब आपको पता है मशीनरी हमारे लिए एसेट होती है, तो एसेट का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट का अकाउंट बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट है आपका एसेट अकाउंट का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये आपकी डेबिट साइड है एसेट की, और ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले सबसे पहले हम काम करेंगे क्या, बैलेंस, बैलेंस उतारना। और इसी के साथ साथ एक अकाउंट और प्रिपेयर कर लेंगे, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी के साथ यानी इसके बाद, जस्ट इसके बाद यानी जस्ट इसके नीचे, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक। जस्ट इसके नीचे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
शॉर्टकट में मैंने यहाँ डाल दिया जगह कम होने की वजह से, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले बैलेंसेस उतार लीजिए फटाफट जल्दी से। बैलेंसेस की बात करते हैं तो आपको पता है एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट साइड से बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया था ओपनिंग बैलेंस 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था, यहीं पे क्लोजिंग भी उतार लीजिए। थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ अकाउंट्स, इसलिए कि बीच में जगह कब ना पड़े। कितना हो गया आपका 60,000, ठीक। और तुरंत ही फिर इसका भी साथ ही साथ लेके चलिए, इसके जस्ट नीचे ये बन रहा है तो इसका भी बैलेंसेस तुरंत उतार दिए। अब ये लाइबिलिटी होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी की शुरुआत आपकी क्रेडिट साइड से होगी। किससे होगी, क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड से आपकी लाइबिलिटी की शुरुआत होगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया इसका 25,000, ठीक। और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन, बैलेंस कितना है, बैलेंस कैरी डाउन 15,000, ठीक। लास्ट में कर लेंगे बैलेंसिंग। अब आइए जरा पॉइंट पे, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट 25,000 थी। अब याद रखिएगा जब भी हम मशीनरी अकाउंट, यानी जब भी क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा तभी ये अकाउंट बनेगा, वरना ये अकाउंट नहीं बनेगा। सारा का सारा काम आपका मशीनरी अकाउंट में होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जब तक आपको इसके बैलेंसेस ना दिए हो तब तक ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब उसके बैलेंसेस दिए, अगर नहीं दिया है तो सारा का सारा काम आपका एसेट अकाउंट में होगा। डेप्रिसिएशन भी यही दिखेगा, सेल का एसेट का बेचना भी यही दिखेगा, सब कुछ यही दिखेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब फटाफट जरा आगे बढ़ते जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ बोला गया एक एसेट आपने सेल की है जिसकी कॉस्टिंग है 25,000 रुपए, उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन पड़ चुका है 15,000 रुपए। तो अगर डेप्रिसिएशन अब तक का 15,000 पड़ चुका है तो सिंपल सी बात है, ये गुल्लक है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप हर साल इकट्ठा कर रहे हो, उसको गुल्लक ही बोलते हैं। अब इस गुल्लक में से वो अमाउंट हटा दो डेप्रिसिएशन का जो जितने अमाउंट की मशीन आज बिक रही है, ठीक। अगर जो मशीन आज बिक रही है उसमें उसका डेप्रिसिएशन भी आज कैंसिल होगा। और कैंसिल किधर होगा भाई, क्रेडिट की चीज है तो कैंसिल डेबिट में होगा, ठीक। अगर डेबिट की चीज होती तो कैंसिल किधर होती, क्रेडिट में चीज होती, कैंसिल होती। तो आज ये गुल्लक में से वो अमाउंट चला जाएगा, ठीक। कहाँ चला जाएगा, मशीन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट आप मशीन का यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उतना अमाउंट जो मशीन का है, ठीक। तो यहाँ पे टू मशीन अकाउंट, ठीक। मशीन अकाउंट आप फटाफट यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे मशीन अकाउंट में। प्रॉपर दिखा देता हूँ, एक मिनट। प्रॉपर मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा पेन टैप में लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ मशीन वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे चीज़ें जल्दी एडजस्ट हो जाए, ठीक है। एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे हम। मशीन अकाउंट पे आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। मशीन अकाउंट में हल्का सा, एक सेकेंड, बहुत दिक्कत होती है लिखने में। जब आप पेन टैप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम यूज कर रहे होते हैं तो दिक्कत होती है। चलिए, मशीन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया फटाक से, मशीन अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 15,000। यानी वो अमाउंट जो आपका डेप्रिसिएशन के नाम से आज इकट्ठा था उसको आपने कैंसिल आउट किया आज, ठीक है। गुल्लक में से निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
अब ट्रांसफर करने के बाद तुरंत के तुरंत सबसे पहले यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे पहले आप इसको ट्रांसफर नहीं कराएंगे, सबसे पहले तो आप बेचेंगे। ठीक है, कितने में बिकी है वो मशीन? वो मशीन बिकी है 13,000 रुपए में। कितने में बिकी है? 13,000 में। तो फटाक से यहाँ पे बाय बैंक 13,000 रुपए में उसको सेल कर देंगे। ठीक, 13,000 रुपए में आपने सेल कर दिया। अब खुद लॉजिक लगाइए कि मशीन के आपने डेप्रिसिएशन भी तो आज कैंसिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैंसिल करिए। किस नाम से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस नाम से? कितना अमाउंट? 15,000 रुपए। अब मुझे बताइए जरा, एसेट की कॉस्ट आपकी थी 25,000 रुपए। ठीक, कॉस्ट कितनी? 25,000 रुपए। और आज आप जब कैंसिल कर रहे हो उतने अमाउंट ऑफ मशीन को यहाँ से, इस वैल्यू में से, कॉस्ट वैल्यू में से वो अमाउंट ऑफ मशीन जो जा रही है उसको कैंसिल कर रहे हो, तो 25,000 कैंसिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दिख रही है 28,000। इसका मतलब आपने जो मशीन सेल की है वो प्रॉफिट में की है। सर कैसे पता कि आपने प्रॉफिट में की है? तो लॉजिक लगाओ जरा, यहाँ पे ध्यान दो कि मशीन की वैल्यू कितनी है। ध्यान दीजिए, मशीन की वैल्यू है आपकी 25,000 रुपए। उस पे अब तक डेप्रिसिएशन पड़ चुका है 15,000 रुपए। तो आज वैल्यू कितनी बची थी? 10,000 रुपए। लेकिन जब उसको हमने सोल्ड कितने पे की? बेचा कितने में? 13,000 रुपए में। तो अगर 13,000 रुपए में बेची है तो भैया प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट 3,000 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दीजिए। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो भैया मुझे तो कॉस्ट वैल्यू कैंसिल करनी थी यहाँ से, यानी इस 50,000 में से 25,000 की एसेट कैंसिल करनी थी, लेकिन यहाँ 3,000 ज्यादा दिख रहा है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यूज करेंगे उस मशीन, मतलब उस प्रॉफिट को कैंसिल आउट करने के लिए। अब फटाफट लास्ट में क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग कर लीजिए फटाक से। अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ खुद सोचिए, 88, 88, यहाँ पे भी 88। अब बैलेंसिंग कितना बचेगा? जो भी बैलेंस आएगा उसको ये माना जाएगा कि आपने एसेट और खरीदी है। आप कहोगे सर ये क्यों मान लेते हैं आप एसेट और खरीदी है? तो खुद लॉजिक लगाओ कि साल की शुरुआत में 50,000 की एसेट थी, साल के एंड में 60 बच रही, बेचने के बाद भी अगर 60 साल के एंड में अगर 60 बच रही, इसका मतलब मशीन और खरीदी की। कॉमन लॉजिक, कितने की सर खरीदी गई? तो यहाँ डिफरेंस निकाल लो जरा, 35,000। क्लियर हुई चीज की नहीं? यहाँ भी बैलेंसिंग कर ले, बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे देखो भैया, बैलेंसिंग में ये डेबिट वाली साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 30,000। है ना? और 30,000 रुपए आ रहा है, और यहाँ दिया 25 ही है। तो भैया ये 5,000 रुपए क्या होगा? ये 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन होगा इस साल का। इस साल जो एसेट पे आपने यूज किया उसका जो डेप्रीसिएशन है वो 5,000 रुपए है। ये कहाँ जाएगा? ये जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एड बैक करते हैं। ये भी आपका कहाँ जाएगा? ये लेस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, तो ये लेस हो जाता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ये चीज़ें होती हैं। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे क्या ट्रीटमेंट हुआ है, किसका ट्रीटमेंट हुआ है। ये आपका एसेट यानी कि मशीनरी अकाउंट की बात हो रही है। अभी हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे फटाक से। तो चलो इन्वेस्टमेंट का भी काम खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला गया? इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे कितने की थी? ओपनिंग में 30,000 की थी, क्लोजिंग में कितने की? 1,00,000 रुपए की। तो फटाक से इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। कितना समय लगेगा? ठीक, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं।
ठीक, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो फटाक से बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 30,000। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 1 लाख रुपीज। एक मिनट, ₹1,00,000। अब इसके बाद थोड़ा सा लाइन बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी बैलेंसिंग करना होगा। अब जरा पढ़ते फटाक से इसका। इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए, कॉस्टिंग कितनी 30,000। ठीक है, उसको बेचा कितने में 40,000 रुपए। सिंपल सा पता चल रहा है कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, यहाँ पे सादा साफ साफ पता चल रहा है 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट बेची है उसको यहाँ बेच दे तुरंत बाय बैंक। कितने बेची है 40। ठीक, अब खुद लॉजिक लगाइए कि हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें तो कॉस्ट कैंसिल करना था यहाँ से ना भाई। जब कोई एसेट जाती है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू यहाँ से कैंसिल कर दे अपोजिट साइड में दिखा के, लेकिन कॉस्ट से तो ज्यादा बिकी है। तो 10,000 रुपए अब कॉस्ट आपको 30,000 कैंसिल करनी, यहाँ दिख रही 40। इसका मतलब बैलेंस करना पड़ेगा इस जगह को। और बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में बेचा है हमने। तो यहाँ पे किससे बैलेंस करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना 10,000 रुपए। सिंपल सी बात। क्या इसके अलावा कुछ और परचेज वर्चेज किया है, नहीं परचेज किया सर। तो फिर क्या करेंगे, खत्म से बैलेंसिंग करें फटाक से, तुरंत फटाफट बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे कितना दिख रहा है 1,40। कितना है 1,40। यहाँ भी दिखा दो 1,40। अब बैलेंस माइनस कर दो जरा फटाक से। 1,40 में से 40 गया तो कितने की एसेट और खरीदी है, कितने की इन्वेस्टमेंट साल के एंड में और खरीदी 1,00,000 रुपए की। यहाँ टू बैंक डाल दिया 1,00,000 रुपए। ठीक, 1,00,000 रुपए की यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट में परचेज। ठीक, अब कैसे पता चला सर आपने यहाँ, तो सिंपल सी बात, 30,000 की आपकी शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस थी, वही 30,000 पूरा का पूरा वही 30,000 यहाँ बिक गया। तो बचा क्या, तो यहाँ बचना 0 चाहिए था, लेकिन बच रहा 1,00,000। इसका मतलब साल के बीच में या साल के एंड में। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, साल के बीच में कि सर साल के एंड में। क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं, बिकने का इन्फॉर्मेशन दिया साल के एंड में बिकी है, लेकिन ये नहीं दिया कि साल के बीच में कि साल के एंड में। तो ये आप पे है। अगर डेट नहीं दी है तो आप मान लीजिए साल के बीच में, सॉरी साल के एंड में या साल की शुरुआत में, बीच वाला कोई काम नहीं। साल की एंड में या साल की शुरुआत में, ये आप मान लो कब ये इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है। क्योंकि बेचने का टाइम तो दिया एंड में, खरीदने का टाइम नहीं दिया है। अब इसमें लास्ट टॉपिक दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसी पे हम ये बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बना ले फटाक से। सबसे पहले सॉरी परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ मशीनरी, फिर सेल ऑफ मशीनरी, ठीक। फिर परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, सेल ऑफ मशीनरी हो जाएगा, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लास्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई ये भी तो इनकम है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो आपके लिए इनकम ही है, तो ये भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर परचेज ऑफ मशीनरी कितने दिए, तो साफ साफ यहाँ पे निकाला था आपने भी, परचेज ऑफ मशीनरी 35,000। सेल ऑफ मशीनरी कितने दिए, सेल ऑफ मशीनरी आपने भी निकाला था 13,000। ठीक, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी निकाल दिया 1 लाख, ब्रैकेट में रख रहा हूँ आउटफ्लो है ये। ठीक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भाई 40,000। अब आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया था कि अगर आप ये मानोगे जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट परचेज किया है ये साल की शुरुआत में किया है, तो फिर इसे 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये मानोगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है एडिशनल ये साल के एंड में खरीदा है, तो फिर इस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको सर ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, अगर इन्वेस्टमेंट साल भर हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं लगा रहेगा तो फिर इंटरेस्ट हमको मिलना है कंफर्म। लेकिन अगर हमने साल के एंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ा ना मिलेगा। तो क्या एज्यूम करना चाहते हो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, जो एज्यूम करोगे वो मान लें। अगर आप चाहते हो ईयर की शुरुआत में तो ईयर की शुरुआत मान लो, ईयर के एंड मानना चाहते हो ईयर के एंड मान लो। भाई मैं तो कोशिश करूंगा कि ईयर की शुरुआत मान लूँ। ठीक है, ईयर की शुरुआत मानूंगा तो 13,000 आ जाएगा, अगर ईयर एंड मानूंगा तो 30,000 पे ही क्या होगा, सॉरी इस ईयर एंड पे मानूंगा हाँ तो फिर 1 लाख, सॉरी किस पे निकलेगा, इस 30,000 पे ही इंटरेस्ट निकलेगा। आपको सर ईयर एंड पे 30,000 पे क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ईयर के लास्ट में अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया है तो साल भर तो 30,000 रहा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इसी 30,000 का 10% मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन अगर आपने ईयर की शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का, तो साल भर इन्वेस्टमेंट हमारा 1,30,000 रहा। ठीक है ना, साल भर 1,30,000 रहा तो 1,30,000 का 10% 13,000। अब जैसा आप निकालना चाहो। ठीक, अगर मैं कहूँ तो भैया मैं कह दीजिए मैं साल के एंड में मान ले रहा हूँ। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट साल की शुरुआत में ही खरीद लिया था, तो फिर इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,30,000 का 10% दैट इज योर 13,000। फटाक से कैलकुलेशन निकाल लीजिए, अभी इनफ्लो ही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,30,000 इंटू 10%। ठीक, अब निकालिए फटाक से, ये हो जाएगा आपके जितने भी नेगेटिव बैलेंस उनको एक जगह लीजिए, पॉजिटिव वाले को एक साथ रख लीजिए। ठीक, तो नेगेटिव कौन कौन से भैया, 1 लाख और ये 1,35,000 नेगेटिव है, पॉजिटिव 13 13 26 26 और ये 40 हो जाएगा तुम्हारा 66। तो भाई 1,35 में से 66 हटा दो, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिखा दे भैया 1,35 और 66, फटाफट निकाल लो भैया। 0 0 0, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा कितना 12, 12 में 6 गया 6, 69,000। क्या ये पॉजिटिव आया, नहीं नेगेटिव आया। तो यहाँ आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ तक क्लियर, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने समझा दी है आपको, मशीनरी वाला पॉइंट भी समझा दिया, आपको इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी समझा दिया। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको यहाँ कॉस्ट की जगह पे, जैसे ये मशीन वाली कॉस्टिंग की जगह पे क्या दे दिया जाता है, बुक वैल्यू दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को बोलते हैं बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट वैल्यू। तो याद रखिएगा बुक वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो कभी भी बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि बुक वैल्यू में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। ये आपके लिए मैंने यहाँ स्टार बना दिया। ठीक, तो जब बुक वैल्यू आपको दी होगी थी ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस मत करिएगा, सीधे कंपेयर करिएगा सेलिंग अमाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। बात समझ में आई, बुक वैल्यू का मतलब ये ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा, तो आप इसको फिर से इसमें से इस पे फिर से डेप्रिसिएशन माइनस
मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। क्लियर? कोई दिक्कत ना हो। ठीक, एक सवाल मैं आप लोग को और देता हूं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, करके रखिएगा जरा इस सवाल को। इस सवाल को लगा लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। किसकी? कभी भी आपको इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक चीज इसमें फंसेगी सर जी, फंसने वाली क्या बात है सर, ये बताइए कि अब यहाँ पेटेंट वाला सर ये मामला फंस रहा थोड़ा सा। तो पेटेंट वाला मामला बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। पेटेंट वाले मामले में बस इतना ध्यान रखिएगा, 60,000 के पेटेंट थे और अगर 45,000 में बिके हैं तो लॉस हुआ। पेटेंट बिकने पे क्या हुआ? लॉस हुआ 60,000 के। लेकिन लॉस नहीं हुआ, यही तो मैंने आपसे कहा, इस वैल्यू को जरा ध्यान दो। बुक वैल्यू का मतलब इसमें से 60,000 में ऑलरेडी क्या लेस हो चुका है भाई, लॉस तो हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, 60,000 को अगर 45 में बेचा तो ये तो लॉस तो हुआ है, लेकिन ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इस 60,000 ये कॉस्ट नहीं है, ये 60,000 आफ्टर माइनस क्या? एमोर्टाइजेशन। यानी एमोर्टाइजेशन जब आप पेटेंट का अकाउंट बना रहे होगे यहाँ पे, तो पेटेंट में ध्यान रखिएगा, पेटेंट का अकाउंट यहाँ जब बना रहे होगे, ये डेबिट क्रेडिट, यहाँ आपने ओपनिंग बैलेंस उतार लिया, ठीक, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ आप बेचोगे तुरंत एसेट, ये पेटेंट आपने बेचा बैंक अकाउंट में, ठीक, जो भी है, और यहाँ पे आपने लॉस दिखाया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक। अब लॉस दिखाने के बाद एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, यहां लॉस दिखाने के बाद आपकी बैलेंसिंग मैच नहीं करेगी। बैलेंसिंग मैच इसलिए नहीं करेगी, कहो तो मैं फटाक से ये करके बता दे रहा हूँ, 3,20,000 और यहाँ बचेगा बैलेंस का रिटर्न आपको कितना? 2,10,000। ठीक, 2,10,000। अब आपने बेचा कितने की? 45,000 की। लॉस कितने का हुआ? 15,000 का। आपने कंपेयर कर लिया भाई सीधे, ठीक है। 60,000 की चीज अगर 45,000 में बेची तो लॉस हुआ, ठीक। लॉस कितने का? 15,000 का। अब यहाँ पे आप जब बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग में अभी भी आपकी डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम। तो ये जो कम है ना, वो किस वजह से? एमोर्टाइजेशन की वजह से। एमोर्टाइजेशन का मतलब जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल के लिए होता है, वैसे एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल के लिए होता है। जो भी कमी पड़ेगी वो यहाँ दिखा दीजिएगा, खत्म काम। गुडविल का यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि गुडविल आपके पिछले साल से इस साल, यानी ओपनिंग बैलेंस ज्यादा थी, क्लोजिंग बैलेंस कम थी, तो ये भी क्या है? अमोर्टाइजेशन है, कोई सेल परचेज नहीं है, अमोर्टाइजेशन। बाकी मशीनरी वाला काम मैं नहीं बता रहा, मशीनरी वाला काम आप करके जाओ, खुद चेक करके देखिएगा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, मशीन में यहाँ बुक वैल्यू दी है, 1,40 की बुक वैल्यू है, उसको 1,50 में बेचा तो प्रॉफिट बेचा है। इसमें से डेप्रिसिएशन मत कर, और ये जो डेप्रिसिएशन आपको दिया ना, ये डेप्रिसिएशन आपको साल भर का दिया है, फुल ईयर। ये उस मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन है। पूरे साल डेप्रिसिएशन आपका कितना रहा। जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे तो वहां पे साल भर का डेप्रिसिएशन किस तरफ? क्रेडिट साइड पे दिखता था, और फिर इस तरफ वो मशीन की वैल्यू यानी जो कैंसिल हो रही है उसको इस तरफ दिखाते थे, डेबिट साइड में। आप ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे देखो, जैसे अगर एक्यूमुलेटेड की बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस पर लगवाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आप लगाएंगे नहीं जब तक आपका दिमाग समझ चलेगा नहीं। बैलेंस कैरेट डाउन। अब यहाँ पे क्या करते थे? साल भर का डेप्रिसिएशन देते थे, बाय डेप्रिसिएशन, वो आपको दिया हुआ 80,000 रुपए, वो आपको 80,000 रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ वो पार्ट आएगा, यानी जो पार्ट ऑफ मशीनरी यहाँ से बिक गई है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ बैलेंसिंग फिगर के नाम से आएगा, और उसी को ट्रांसफर करना कहाँ पे? मशीन अकाउंट में। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया। अब आप आराम से इसको बना ले जाओगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर भी निकाल लोगे। ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं, इससे ज़्यादा ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये मैं चाहता तो करके बताता, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा अच्छे से और करके देखिएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और ज़रा ध्यान रखिएगा,
आपके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, अच्छी चीज़। तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे कि वीडियो सर्कुलेट हो और जिनको ज़रूरत है उनको ये अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। क्लियर? चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।